तो मैं वो सब तो लिखना है, लिख देते हैं। चलो, ए इज इन मोशन with respect to A is in motion with respect to B and D. C is in motion with respect to B and D. Same. A is at rest with respect to C. C is at rest with respect to A. B के बारे में बात करें. B is in motion with respect to B. किसके रिस्पेक्ट में मोशन में है? B है A और C के रिस्पेक्ट में मोशन में. B A और B, A C के रिस्पेक्ट में मोशन में, D के रिस्पेक्ट में रेस्ट कर. With respect to A and C, B is at rest with respect to D. ऐसे D के बारे में लिख सकते हो. D is in, यहीं लिख देता हूँ, B and D. B and D, B and D both are in motion. B और D की तो सेम स्टेट है. B and D are in motion with respect to A and C. B is at rest with respect to D and D is at rest with respect to B. तो ये सबकी स्टेट थी. ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि A रेस्ट में मोशन में तुम बता नहीं सकते जब तक कि तुम्हें रेफरेंस ना बताया जाए, जब तक कि तुम्हें ये ना बताया जाए कि किस रिस्पेक्ट में तुम पूछना चाह रहे हो. पहला क्वेश्चन यही आता है कि जब तुम्हें किसी की स्टेट बतानी हो कि स्टेट क्या है, कि मोशन एंड रेस्ट आर द स्टेट ऑफ अ पार्टिकल, स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो ये रेस्ट में, मोशन में, तो सबसे पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है ना. तो अब हम यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट स्टेट्स. ये एब्सोल्यूट नहीं है कि तुम बता दो कि रेस्ट मोशन. इनफैक्ट these are रिलेटिव स्टेट्स. ये रिलेटिव स्टेट्स हैं. रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट स्टेट. ये जो है रिलेटिव स्टेट्स हैं. मतलब तुम किसी न किसी के रिलेटिव में बता सकते हो कि ये मोशन में, रेस्ट में. ठीक है. तो चलो आगे आते हैं. जब रेस्ट मोशन की बात कर रहे हैं हम लोग, तो बार बार मैं एक टर्म यूज कर रहा हूँ, पोजीशन. पोजीशन है ना. पोजीशन क्या होती है? पोजीशन, पहले पोजीशन की बात करते हैं. पोजीशन और पोजीशन वेक्टर, ये बेसिक डेफिनेशन है. रेस्ट, मोशन, पोजीशन, पोजीशन वेक्टर्स. वैसे वेक्टर में आया भी था पोजीशन वेक्टर, है ना. तो पोजीशन के लिए, पोजीशन वेक्टर किसी की पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले ना, जैसे तुम बात करो तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारी पोजीशन क्या, तुम कहाँ पर हो, तो तुम ना किसी न किसी के रिस्पेक्ट में बताते हो. जैसे सपोज कि तुम बोलोगे भिवाड़ी में, हमको भिवाड़ी में कहाँ पर, तो आसपास तुम कोई रेफरेंस लोगे कि ये मॉल है या ये थिएटर है यहाँ पर, या कोई फेमस चौक होगा उसके पास, वहां से लेफ्ट लेंगे तो एक राइट साइड में इतने डिस्टेंस पर हमारा घर है. ऐसे तुम बताते हो. तो जब भी कोई पोजीशन बताई जाए ना किसी की भी, तो तुम लोग हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस मानते हो कि यहाँ से इतने डिस्टेंस पर, यहाँ से इतने डिस्टेंस पर. तुमसे कहा जाए कि दिल्ली कितनी दूर है, दिल्ली कितनी दूर है, अब तुम लोग बताओगे ना, कोई भिवाड़ी में बैठे तो कहेगा सर 70 किलोमीटर है. मैं रेवाड़ी में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ कि 100 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ. इसका मतलब हम लोग जहाँ खड़े होते हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में बता रहे होते हैं. मतलब हमारा हमेशा कोई भी डिस्टेंस बताने के लिए हमारा रेफरेंस कोई ना कोई होता है. तुमसे पूछे मुंबई कितनी दूर है, तुम कहोगे सर 1500 किलोमीटर. कहाँ से? दिल्ली से, रेवाड़ी से, भिवाड़ी से, अराउंड अराउंड 1500 किलोमीटर. कभी तुमने ये नहीं कहा कि, तुमने ये तो पूछा नहीं कहाँ से पूछ रहे हो डिस्टेंस, तुमने ये तो पूछा ही नहीं. 1500 किलोमीटर यहाँ से जहाँ तुम हो वहां से बता दो. तो जब भी कोई डिस्टेंस बताया जाता है ना, तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है. उसी रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट. पोजीशन इज ऑलवेज डिस्क्राइब, always described with a
reference, the reference point known as origin. और ओरिजिन का डिस्टेंस, ओरिजिन ऐसा नहीं कि ओरिजिन कोई फिक्स ऐसे कोई 000 कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है। जिसको तुमने रेफरेंस माना वो जीरो। तुम हो सकता है किसी मॉल को, तुम्हारा घर जो है मॉल से, कोई मॉल है उससे 200 मीटर दूर है, तो मॉल की जो पोजीशन है वो 000 है, वो ओरिजिन है, मॉल ओरिजिन हो गया तुम्हारे घर के लिए। मैं बताऊंगा तुम्हारे मॉल थोड़ी ना बताऊंगा, मैं तो अपने घर के पास जो मॉल है उसके रिस्पेक्ट में बताऊंगा, या मेरे घर के आसपास कोई फ्लाईओवर है तो उससे बताऊंगा मैं कि इस फ्लाईओवर से इतने डिस्टेंस पर है। तो एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट को हम लोग जीरो बोलते हैं कि जीरो है। अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो एक्स भी जीरो है, वाई भी जीरो है, जेड भी जीरो है, 0 0 0, ओरिजिन 0 0 0। ऐसा कुछ नहीं है कि 0 0 कोई स्पेशल चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती होगी और ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। कोई भी रेफरेंस पॉइंट जिसके रिस्पेक्ट तुम बता रहे हो वो 0 0 0 होता है, वो ओरिजिन होता है ना। तो ये पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट की मैं बात करता हूँ अभी, सिर्फ एक्स वाई प्लेन के अंदर पार्टिकल है। इस पॉइंट की पोजीशन तुम्हें बतानी है कहाँ पर है ये, तो तुम उसके दो तरीके बता सकते हो। एक तो ये कहोगे कि पहले एक्स के अलोंग चले जाओ, सपोज कोई डिस्टेंस होगा एक्स के अलोंग, ये एक्स के अलोंग डिस्टेंस है कुछ, मान लेते हैं ये एक्स नोट है। कहते हैं पहले एक्स के अलोंग चले जाओ, एक्स नोट, और फिर वाई के अलोंग चले जाओ, सपोज ये डिस्टेंस वाई नोट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए एक्स नोट और वाई नोट। और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट था कि यहाँ से एक्स नोट जाओ पहले स्ट्रेट, फिर लेफ्ट ले लो, वाई नोट चलो, तो एक्स नोट वाई नोट जो है वो एक्स नोट वाई नोट उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन और रेफरेंस पॉइंट 0 0। एक और भी पूछा जा सकता था, कई बार क्या होता है कि तुम्हें एक्स और वाई के लोग बताते हैं, और भी कोई तरीका हो सकता है। और भी तुम अगर एक्स वाई और जेड में बता रहे हो, आप 3 डायमेंशनल एक्सिस अगर लेके किसी पार्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। और एक और फॉर्म मैंने बताई थी वेक्टर की, वो होती है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि इसका डायरेक्ट डिस्टेंस बताया जाता है कि यहाँ से कितनी दूर, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर। तो ये होगा सपोज 3 मीटर, तो ये आर डिस्टेंस है। तो तुम कहते हो कि यहाँ से ओरिजिन से आर आर डिस्टेंस पर है। ओरिजिन से आर डिस्टेंस पर मतलब तुमने अपना एड्रेस बताया कि मॉल से 200 मीटर है, किस तरफ है ये नहीं बताया। और 200 मीटर तो ठीक है, पर तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा किस तरफ। इसका मतलब एक चीज और रहती है, चीज और रहती है, तो तुम एंगल बताओगे, दिस एंगल इज थीटा, तो इससे कोऑर्डिनेट कितने में, आर थीटा, आर थीटा, आर थीटा से कोऑर्डिनेट होगा। इससे कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स नॉट वाई। पोजिशन वेक्टर, सपोज ये पोजिशन वेक्टर लिखना है हम लोगों को, ये पोजिशन वेक्टर, ये वेक्टर आर है, इसको पोजिशन वेक्टर लिखना है। वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स नॉट आई कैप वाई नॉट जे कैप, ये तुम्हारा वेक्टर आर है। अब अगर ये तुम्हारा रेफरेंस पॉइंट है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन तुम बात कर रहे हो, विद रिलेटिव टू द ओरिजिन बात कर रहे हो, जैसे ए और बी, मैंने कहा था कि बताओ ए मोशन में है या रेस्ट में है, तो तुमने कहा बी के रिस्पेक्ट में। तो बी क्या है, बी तुम्हारा ओरिजिन हो गया, बी तुम्हारा 0 0 है ए के लिए। ये बिल्कुल यही मान लेते हैं कि ये बी था, ये बी ओरिजिन है, ये ए है जो यहाँ पर एक्स नॉट वाई नॉट, और इसने चलना स्टार्ट कर दिए थे। तो देख रहे हो ये पोजिशन वेक्टर आर, ये पोजिशन वेक्टर आर है जिसके हमने R1 R2 R3 लिए थे, ये चेंज हो जाएगा, है ना। तो पोजिशन वेक्टर और पोजिशन किसी ना किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में होता है, एक ऐसा वेक्टर जो कंप्लीटली पार्टिकल की पोजिशन एक्सप्लेन कर दे विद रिस्पेक्ट टू दैट पॉइंट। दैट पॉइंट मतलब कोई ना कोई रेफरेंस होगा, रेफरेंस पॉइंट, एंड दैट रेफरेंस पॉइंट इन फिजिक्स इज नोन एज origin, and coordinates of that origin is 0 0 0। तो वैसे तो हम पोजिशन वेक्टर डिस्कस कर चुके हैं, पर फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ 3 डायमेंशन में। A vector which starts from origin, आइडेंटिटी है भाई इसकी। और पोजिशन वेक्टर क्या होता है, पोजिशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, ये उसकी आइडेंटिटी, उसकी पहचान है, तुम बता दोगे उसको देख करके, ये पोजिशन वेक्टर विच कंप्लीटली कंप्लीटली डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल।
which completely describes the position of a particle is known as position vector. Is known as position vector. क्या लेंगे हम लोग? सपोज ये हमारा x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर होता है x और y दोनों के परपेंडिकुलर होता है z एक्सिस, x और y दोनों के परपेंडिकुलर। 3D में ड्रॉ नहीं कर सकते तो यहाँ पर है ये एंगल 90 डिग्री है, ध्यान रखना ये एंगल भी 90 डिग्री है। पार्टिकल यहाँ पर है, मतलब स्पेस में है कहीं, वो स्पेस में हम ड्रॉ नहीं कर सकते, पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है, पेपर के ऊपर। ये पार्टिकल P है, इसे कुछ तो कोऑर्डिनेट होंगे ही, x नोट, y नोट एंड z नोट। ये पार्टिकल की पोजीशन, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इसका पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर आर पी ले लिया। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी आर पी इज इक्वल टू, ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो ना, तो एक्स नोट आई कैप वाई नोट जे कैप प्लस जेड नोट के कैप। एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया क्यू, क्यू का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? आर क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, क्यू के कोऑर्डिनेट, तो आर क्यू पोजीशन वेक्टर क्या होगा? x1 आई कैप एक्स y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। एक वेक्टर और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हम लोग, वेक्टर पी क्यू। वेक्टर पी क्यू डज नॉट स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड टर्मिनेट्स एट क्यू। पोजीशन वेक्टर नहीं है, पोजीशन वेक्टर की आइडेंटिटी मैंने बताई है कि which starts from origin is the position vector. Vector PQ is not the position vector. PQ पोजीशन वेक्टर नहीं है, तो ये इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? बताया था मैंने, इस वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर PQ, वेक्टर PQ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसके तो मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हो, डायरेक्शन भी लिख सकते हो। वेक्टर PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो ये तो है डिस्प्लेसमेंट। जो किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में तुम्हें वेक्टर बताया जाता है, किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर जो बताया जाता है उसको बोलते हैं और पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर पी क्यू एंड वेक्टर क्यू पी दोनों ही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों अलग अलग है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। वेक्टर पी क्यू क्या होगा? वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू के बारे में हमने बताया था कि क्यू तुम्हारा फाइनल पॉइंट है, पी इनिशियल पॉइंट है। तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या करते हैं? फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में से इनिशियल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, फाइनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x0, तो x1 माइनस x0 आई कैप, मतलब करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट, मतलब x में से x को माइनस करेंगे, y में से y को माइनस करेंगे, प्लस y1 माइनस y नोट j कैप प्लस z1 माइनस z नोट k कैप। ये तुम्हारा पोजीशन वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। तो ये p और q के बीच में डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, मानो p और q के बीच में डिस्टेंस की बात करें, तो एक पार्टिकल p से q पर जाता है, सपोज एक पॉइंट है p, यहाँ पर एक पार्टिकल था, वो पॉइंट p से घूमता हुआ q पर पहुंचता है, और p से q पर जाने के रास्ते पता है कितने हैं? p से q पर जाने के रास्ते बहुत सारे हैं, जैसे चाहे मर्जी जाए। एक तो हो सकता है बिल्कुल सीधा जाए, जैसे p से q एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, p से q बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, एक तो ये बात हो सकता है उसका, पर जरूरी नहीं कि ऐसे ही जाए। अब तुम्हें भी कह दिया जाएगा कि जाओ कुछ, सपोज तो तुम घूमते फिरते जाते हो ना, पहले यहाँ से जाएंगे फिर उधर जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये घूमता हुआ गया, सपोज ये ऐसे गया, ऐसे 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 पहुंचे, ऐसे गया यहाँ पर पी से क्यू, इस पाथ से ऐसे गया और फिर यहाँ से घूम के यहाँ। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस के बारे में लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व पी क्यू। पी क्यू जो कर्व बनाई है, एक तो पी क्यू लाइन तुम्हें दिखाई दे रही होगी, एक पी क्यू लाइन है, एक पी क्यू कर्व है ना, जो घूमता हुआ आ रहा है। लेंथ ऑफ द पी क्यू कर्व इज नोन एज डिस्टेंस। फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो है पी से क्यू के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ पी से क्यू के बीच का, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट पाथ
path has shortest path length is known as displacement. इसको लिख सकते हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ है उसको लिख सकते हैं एक्चुअल पाथ, जिस जिस पाथ से वो गया है, जिस पाथ से वो गया है। अगर वो यहीं से जाता है सीधा, वो जाता है यहीं से, यहाँ से घूम के नहीं गया, कुछ सीधे भी जाएंगे, तो उसका डिस्टेंस यही होगा, जिस रास्ते से वो जाता है ना वही डिस्टेंस होता है। और चाहे जाए वो किसी भी रास्ते से, शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता है ना वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक्चुअली में जो कवर करता है पार्टिकल वो डिस्टेंस होता है। जो एक्चुअली में जो तुम घूमते फिरते जाते हो ना, चाहे वो हो कुछ भी, चाहे तुम स्ट्रेट लाइन में गए हो, चाहे तुम घूमते हुए गए हो, तुम स्ट्रेट लाइन में गए हो तो वही डिस्टेंस है। एक्चुअल पाथ जो होता है, चाहे सीधा, चाहे वो जाए घूमता हुआ, एक्चुअल पाथ जो होता है वही डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट का पाथ से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ जो हो सकता है, गया कहाँ से ये मतलब नहीं है, जो हो सकता है दैट इज डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये होगा कभी क्या, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, यानी सॉरी डिस्प्लेसमेंट कभी डिस्टेंस से ज्यादा हो सकता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन लिखूं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या लिखूं मैं इसके बीच में, इक्वल है या नहीं, इक्वल हो सकते हैं ये, इक्वल ग्रेटर, इनइक्वलिटी का साइन लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ पर, तो इक्वल हो सकते हैं नहीं हो सकते दोनों। यस सर, हो हाँ, सकता हो सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट कभी बड़ा हो सकता है डिस्टेंस से, नो सर। है। कभी नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ये बात ठीक है मेरी, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस, ठीक लेस लिखा है देन मैंने। इक्वल टू। इक्वल टू भी आएगा, लेस। क्योंकि इक्वल भी हो सकता है। इक्वल कब, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा ना, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा। जब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाते हैं। ये था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। तुम्हें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कई बार क्या होता है कि वेक्टर पी क्यू कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में मैंने लिखा, कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिखा मैंने x1 माइनस एक्स नोट आई कैप, ये मोड लगा रहा हूँ मैं, मोड क्यों लगा रहा हूँ बता सकते हो मुझे, कोई बता सकता है मुझे मैंने मोड क्यों लगाया डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, कोई मुझे बता सकता है, मैं तब तक लिख रहा हूँ इसको, कोई बता सकता है ये सोच करके मुझे कि मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं आई। नेगेटिव वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दोनों हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट से क्या मतलब है कि डायरेक्शन, पहले वो राइट साइड में गया तो सपोज पॉजिटिव था और लेफ्ट में चला गया तो हम बोलेंगे -5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव की हमें बात नहीं करनी है, या डिस्टेंस से कंपैरिजन करना है, और डिस्टेंस बेचारा एक स्केलर क्वांटिटी है, और उसके बाद सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, तो उससे क्या कंपैरिजन करेगा, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके बैठे तो मैग्नीट्यूड का कंपैरिजन हो सकता है, डायरेक्शन के कंपैरिजन हो नहीं सकता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसका डायरेक्शन है ही नहीं, कंपैरिजन कैसे करें। तो जब इसके पास मैग्नीट्यूड है, सिर्फ इसके पास जब डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड होता है, तो इसके भी मैग्नीट्यूड का ही कंपैरिजन करना होता है, तो हमें माइनस प्लस को इग्नोर करना, क्योंकि माइनस प्लस जो है वेक्टर क्वांटिटी में, उनका मतलब होता है कि ये डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन तो चाहिए ही नहीं, तुमने मोड लगा दिया, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे, मैंने एक पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में बताया था, पोजीशन वेक्टर पी क्यू, वेक्टर पी क्यू लिखा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, वेक्टर पी क्यू को अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू देखूं मैं यहाँ पर, तो क्या है आर पी, सॉरी क्यू का आर क्यू, और पी का पोजीशन वेक्टर क्या है आर पी, तो उसको हम ऐसे भी लिख देते हैं आर क्यू माइनस आर पी। कभी कभी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स नहीं मिलेंगे, वेक्टर मिलेगा आर क्यू माइनस आर पी, ठीक है। तो आगे आते हैं, इसका था स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। अच्छा, हमने बेसिक टर्म्स की बात की,
स्पीड और वेलोसिटी पर जाने से पहले मोशन को हमने क्लासिफाई किया हुआ है। क्लासिफिकेशन के दो टाइप की क्लासिफिकेशन है, एक तो है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बेसिकली डिफरेंस ये है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब तुम अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, इससे क्या क्या इफेक्ट होंगे, वो हम सब डिस्कस कर लेंगे। तो पहली चीज, यूनिफॉर्म मोशन बोलते ही तुम्हारे दिमाग में जो आना चाहिए दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब जिसकी वेलोसिटी चेंज होती हो, वेलोसिटी चेंज होती हो। सपोज एक, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, एक कार हम ड्राइव करते हैं सिटी में, है ना, सिटी में कार ड्राइव करते हैं और कांस्टेंट स्पीड रहती है 50 किलोमीटर पर आवर सपोज। उसकी वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं है, या हो सकती है नहीं हो सकती है वेलोसिटी। मैंने कहा कि स्पीड कांस्टेंट है 50, तो उसकी वेलोसिटी के बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी चेंज हो रही है, या वेलोसिटी चेंज हो सकती है या होगी ही, तो वो अपनी स्पीड कभी चेंज नहीं करता। वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे, वेलोसिटी के बारे में क्या कहोगे। कांस्टेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। हाँ, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है कैसे, कि स्पीड तो कभी चेंज नहीं कर, चेंज कैसे होगी वेलोसिटी, डायरेक्शन। डायरेक्शन। मतलब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलता है ना तो ही, जो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, पहली बात तो ये, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा मतलब ये कि उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, और साथ में उसको टर्न भी नहीं लेना है कहीं भी, उसको मुड़ना भी नहीं है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए। नैन्सी, नैन्सी है, नैन्सी, सर। आवाज नहीं आ रही क्या। सर आ रही है। अच्छा, नेटवर्क इश्यूज हो जाते हैं कभी कभी, जिस तुमने आंसर दिया था ना, तुम्हारी आवाज भी बड़ी मतलब क्लियर नहीं आ रही थी, तो नेटवर्क इश्यूज होते हैं, इसलिए मैं सुबह जल्दी क्लास लेने की कोशिश करता हूँ कि 7 बजे, अब नेक्स्ट क्लास 8 बजे है, तो मतलब मैं, मेरा टाइम इसलिए मैंने जल्दी रखा हुआ है ताकि इस तरह की इश्यूज ना आए। पर फिर भी, है ना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा, सब लोग लॉकडाउन में, मैक्सिमम लोग घरों में है, तो पहला काम यही है सबके पास कि फोन यूज करें, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और चलो, हो तो एक आध मिनट का ना ब्रेक लेने के बाद ठीक हो जाती है। तुम बता दिया करो कि वॉइस क्लियर नहीं है और वीडियो क्लियर नहीं है, तो 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, तुमसे बात कर लेंगे एकदम, है ना, कभी ऐसे प्रॉब्लम है तो बता दिया करो, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मतलब मोशन मतलब, यूनिफॉर्म मोशन मतलब बोल दिया ना तुम लोगों को यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब एक चीज क्लियर है, क्यों, पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन में है, क्योंकि अगर उसने डायरेक्शन चेंज कर ली ना तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास दोनों पैरामीटर्स हैं, उसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, है ना, उसको कंसीडर, तो एक फिक्स चीज है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। दूसरा, उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, अभी देख कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड सर्कल में घूमता है, तो वो कभी भी उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, सर्कल में घूमता है विद 5 मीटर पर सेकंड, है ना। एग्जांपल लेते हैं हम लोग छोटा सा, एक पार्टिकल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड, ये सेंटर है, वैसे ही घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वो 5 मीटर पर सेकंड। अगर पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड से घूमता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसी भी पॉइंट पर डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है, यहाँ पर ये डायरेक्शन है, यहाँ पर ये डायरेक्शन। इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से घूमने का मतलब ये है कि उसके पास एक्सेलरेशन है, इसके पास एक्सेलरेशन है, वो बात करेंगे हम लोग, है ना। तो इसका इसका मोशन जो है यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, पार्टिकल का मोशन, सर्कुलर मोशन इज नॉट ए यूनिफॉर्म मोशन, एग्जांपल नहीं है ये इसका। तो यूनिफॉर्म मोशन की प्राइमरी कंडीशन है कि दैट मस्ट बी इन स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में तो दो तरीके हैं वेलोसिटी चेंज करने के, तो मैग्नीट्यूड चेंज कर दोगे, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है पर मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, कभी स्पीड कम कभी स्पीड ज्यादा, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। और ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है, यहाँ स्पीड तो कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड,
5 मीटर पर सेकंड, स्पीड चेंज है पर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रही है। मतलब कोई भी एक पैरामीटर चेंज हो गया वेलोसिटी का, चाहे मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन, कोई भी एक पैरामीटर चेंज हो गया तो हम उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहते। तो सीधी सीधी अपने दिमाग में एक पिक्चर रखो, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज के लिए कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, दोनों भी हो सकते हैं। सारी ही बात हम करेंगे एक एक करके, है ना। तो आज की क्लास मैक्सिमम चीजें ऐसी थी जो शायद तुम लोगों ने पहले पढ़ी हुई थी 9th-10th में, या अभी कुछ वेक्टर का भी पोर्शन आया था। तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो तुम्हें मोशन के बारे में ऑलरेडी होनी चाहिए थी या होंगी। हमने एक बार रिवाइज किया सब चीजों को। कल हमारा स्टार्ट होगा मोशन के आगे का पार्ट, और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, साथ साथ क्वेश्चन करते रहना, है ना। और मैं अभी तो यही कोशिश करूंगा कि तुम पहले तो तुम ट्राई करोगे तो बुक अरेंज हो जाए, ना हो तो मैं भेजता रहूंगा। अरिहंत डीसी पांडे, अरिहंत पब्लिशर है, डीसी पांडे ऑथर है, और टाइटल है नीट। जेई मेंस और एडवांस 3 तरह की बुक आती है अरिहंत की, फिजिक्स की, डीसी पांडे की, अरिहंत की, डीसी पांडे की 3 बुक आती है, नीट, जेई मेंस एंड एडवांस। तो तुम नीट की जो बुक आती है वो ले लेना, ठीक है। तो अब क्लास का टाइम हो गया, मतलब दूसरी क्लास लेनी है कल फिर 7 बजे, ठीक है। मोशन अच्छा चैप्टर है, लेकिन इंटरेस्ट आएगा इसमें, थोड़ा सा एक बार ये बेसिक चीजें खत्म हो जाए, इंटरेस्ट आएगा, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। चलो लीव करता हूँ मीटिंग, मैं भी लीव करता हूँ, कल मिलते हैं।